हेलो बच्चों। तो हम आज शुरू कर रहे हैं नॉन फिक्शन का जो ओन साइंस फिक्शन पार्ट है, उसका जो थर्ड पार्ट है शायद ये वाला, और लास्ट पार्ट पे इसको कमेंट कर लेंगे अपन। जॉन डब्ल्यू कैम्पबेल, द ग्रेट द लेट ग्रेट साइंस फिक्शन एडिटर। यहाँ पर जो असीमोव साहब हैं वो बता रहे हैं कि जो जॉन डब्ल्यू कैम्पबेल है वो साइंस फिक्शन एडिटर है। वो मर चुके हैं, जिनको अपन लेट बोलते हैं, जो दिवंगत हो चुके हैं। यूज्ड टू से, वो कहा करते थे, साइंस फिक्शन टुक एज इट्स डोमेन ऑल कंसीवेबल सोसाइटीज, कि साइंस फिक्शन के डोमेन में, साइंस फिक्शन की टेरिटरी कहाँ तक जा रही है, तो उसकी डोमेन में कंसीवेबल सोसाइटीज आती है। ऑल कंसीवेबल सोसाइटीज, कंसीवेबल मीन्स इमेजिन, आप जो कुछ इमेजिन कर सकते हैं वो सब पूरी सोसाइटीज आ जाएगी। पास्ट एंड फ्यूचर, आप किसी भी तरह का पास्ट या किसी तरह का फ्यूचर जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं। प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल, जो पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है, वो सब। रियलिस्टिक एंड फैंटास्टिक, चाहे वो वास्तव में हो चाहे वो कल्पना में हो। एंड डील्ड विद ऑल इवेंट्स एंड कॉम्प्लिकेशंस दैट वर इम्पॉसिबल इन ऑल द सोसाइटीज़, यहाँ तक कि वो सब घटनाएं, वो सब कॉम्प्लिकेशंस जो कि देट आर पॉसिबल इन ऑल दो सोसाइटीज़, जो उस तरह की सोसाइटी में आपका जो प्लॉट, आपका जो योजना, आपकी जो बैकग्राउंड है, वो ऐसी सोसाइटी में फ्यूचर में, पास्ट में, प्रोबेबल इम्प्रोबेबल सब कुछ पॉसिबल है। ऐसा आप जो कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हो, मतलब इसको साइंस फिक्शन को उन्होंने लिमिट लेस कर दिया कि आप जो कुछ भी कल्पना कर सकते हो, चाहे वो पास्ट की हो, चाहे फ्यूचर की हो, चाहे प्रोबेबल हो, चाहे इम्प्रोबेबल हो, चाहे वो रियलिस्टिक हो, चाहे फैंटास्टिक हो, वट एवर यू कैन इमेजिन यू मेक। एज फॉर मेन स्ट्रीम फिक्शन, और मेन स्ट्रीम फिक्शन के लिए तो आप ये बात ध्यान रखना कि साइंस फिक्शन एक अलग वर्ड है और मेन स्ट्रीम फिक्शन एक अलग वर्ड है। दोनों ही टर्म डिफरेंट है। साइंस फिक्शन के अंदर जहाँ तक मान लिया जाता है कि आप साइंस को लेकर के जो कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हैं, पास्ट का, चाहे वो आपकी क्रिस्टल बॉल वाला मैटर हो, या फ्यूचर का, कि लाइफ जो है या फिर आप लाइफ की स्पीड से आप कहीं ट्रेवल करते हैं, तो दोनों ही जो चीज़ें हैं वो साइंस फिक्शन में काउंट होगी। लेकिन जो मेन स्ट्रीम फिक्शन होती है, मेन स्ट्रीम फिक्शन केवल प्रेजेंट टाइम को शो करती है। आप इस डिफरेंस को समझ लेना। साइंस फिक्शन जो है वो पास्ट को लेकर रहेगी या फ्यूचर प्लॉट को रहेगी, लेकिन जो मेन स्ट्रीम होती है वो प्रेजेंट टाइम को दिखाती है। आज की डेट में जितनी भी हम देखते हैं मूवी सीरियल वगैरह, उसमें दो चीज़ें हो जाएगी, जो फ्यूचर को दिखा रही है और साइंस फिक्शन से नॉवल रहेगी, और जो प्रेजेंट टाइम को दिखाती है वो मेन स्ट्रीम फिक्शन कहलाएगी। तो मेन स्ट्रीम फिक्शन विच डील्स विद हियर एंड नाउ। हियर एंड नाउ मीन्स एट प्रेजेंट, हियर एंड नाउ मीन्स एट प्रेजेंट। तो मेन स्ट्रीम फिक्शन क्या चीज़ दिखाएगी? हियर एंड नाउ, एंड इंट्रोड्यूसेस ओनली द स्मॉल नोवेल्टी ऑफ मैक। आपको क्या चीज़ दिखाएगी, क्या चीज़ शो करेगी? जो इस पर आप बिलीवेबल, जो बिलीवेबल हो, इवेंट्स एंड करेक्टर्स, ऐसी घटनाएं, ऐसे पात्र, ऐसे इवेंट्स और करेक्टर्स, ऐसी नोवेल्टी में चीज़ आएंगी जो कि पॉसिबल मानी जा सकती है, जिन पर अपन विश्वास कर सकते हैं, जो बिलीवेबल हो, जो हियर एंड नाउ की हो, मतलब प्रेजेंट टाइम की हो। तो मेन स्ट्रीम फिक्शन एक कॉन्सेप्ट है, एक टर्म है, जो प्रेजेंट टाइम के ईरा को दिखाता है कि आज की डेट में जो चीज़ें आप देखते हैं, आपको विचार नहीं करना है, आपको कोई इमेजिन नहीं करना है, आपका प्लॉट प्रेजेंट टाइम पर बेस्ड रहेगा। आप कोई नई कल्पना नहीं कर सकते, आपको कल्पना का बेस आज की डेट को बनाना पड़ेगा,
जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं आपकी बाउंड्रीज क्या हो जाएगी, लिमिट में रहेगी। आप उन्हीं चीज़ों को शो कर सकते हैं जो पॉसिबल है और जो होती है। तो दैट इज मेन स्ट्रीम फिक्शन। तो मेन स्ट्रीम फिक्शन के अंदर ये प्रेजेंट टाइम को लेकर के होती है। इसके अंदर आपके इवेंट्स और करेक्टर्स कैसे रहेंगे जिन पे विश्वास किया जा सकता है, एंड दैट फॉर्म्स ओनली एन इनकंसिडरेबल फ्रैक्शन ऑफ द होल। और इनकंसिडरेबल फॉर्म फ्रैक्शन होता है जो जहाँ पर साइंस फिक्शन लिमिटलेस है, जहाँ पर उसका कोई बाउंड्री नहीं है, परंतु जो मेन स्ट्रीम फॉर्म्स की जो साइंस फिक्शंस है वो इनकंसिडरेबल फ्रैक्शन रहेगी। आप जो कुछ देखते हैं उसको लिमिट में ही आप शो कर पा रहे हो, उसको स्मॉल साइज में ले पा रहे हो, उससे आप बाहर नहीं जा सकते। तो इसकी एक इनकंसिडरेबल फ्रैक्शन ऑफ लाइफ को शो करता है। एंड आई एग्री विद हिम। असिमो कहते हैं कि मैं उसकी इस बात से सहमत हूँ। हिम फॉर हुम, हिम इज फॉर जॉन कैम्पेबल। इन ओनली वन रेस्पेक्ट डिड जॉन रिट्रीट। केवल एक संदर्भ में, केवल एक बात को लेकर के जॉन रिट्रीट पीछे हट गए, थोड़ा सा लोचा कर गए फ्रॉम दिस ग्रैंड विजन ऑफ लिमिटलेस बाउंड्रीज ऑफ साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन की इस बात से कि इसकी लिमिटलेस बाउंड्रीज है, आप कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, आप कुछ भी देख सकते हैं, आपके पास ग्रैंड विजन है, परंतु इस बात से वो हल्का सा कुछ पीछे हट गए। इन ए मोमेंट ऑफ फेल्योर ऑफ नर्व he maintained that it was impossible to write a science fiction mystery। यहां पर दो टर्म अलग अलग है, इस पर ध्यान देना। मोमेंट ऑफ फेल्योर ऑफ नर्व, यहां पर मोमेंट ऑफ फेल्योर ऑफ नर्व का मतलब यह है कि एक क्षण के लिए, मैं शायद थोड़ा स्लैंग सा बोलूँगा इस जगह, एक क्षण के लिए उनके दिमाग में कुछ केमिकल लोचा बन गया। एक क्षण के लिए शायद वो कुछ गलती कर गए। फेलियर का मतलब असफलता, फेल होना, और नर्व का मतलब जो आपकी नर्व सिस्टम से होता है। तो यहाँ पर नर्व सिस्टम का मतलब उनकी ब्रेन की कंसल्टेशन को लेकर था कि उनका ब्रेन के अंदर फेल हो गया, मतलब हल्का सा वो शायद गलत उन्होंने बोल दिया, कुछ गलती कर गए, हल्का सा कुछ क्षण के लिए गलती कर गए। उन्होंने क्या चीज़ मेंटेन करी, क्या चीज़ बोली उन्होंने, दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू राइट ए साइंस फिक्शन मिस्ट्री, कि साइंस फिक्शन मिस्ट्री को लिखना असंभव है, साइंस फिक्शन मिस्ट्री को लिखना असंभव है। सॉरी, अब ये साइंस फिक्शन मिस्ट्री क्या है? साइंस फिक्शन आपने नोट कर लिया जो पास्ट और फ्यूचर में चलता है। मेन स्ट्रीम फिक्शन आपने नोट कर लिया जो प्रेजेंट टाइम में चलता है। और साइंस फिक्शन मिस्ट्री क्या चीज़ है? मिस्ट्री जिसमें सस्पेंस होता है, ऐसी नॉवेल्स, ऐसे फिक्शन जिसमें सस्पेंस है। लेकिन सस्पेंस किस तरह का? आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ दिखाना नहीं है, सीधे से भाषा में बोलूँ, जिसमें कोई चोरी हो गई है, जिसमें कोई मर्डर हो गया है, तो आपको जो उसमें मिस्ट्री मिल रही है वो मिस्ट्री, तो आपकी इस तरह की नॉवेल जो डिटेक्टिव वाली नॉवेल होती है, जासूसी उपन्यास होते हैं, वो मिस्ट्री में काउंट होंगे। और वो मिस्ट्री के साथ में अगर साइंस जुड़ा हुआ है तो साइंस फिक्शन मिस्ट्री बन जाएगा। तो तीन टर्म आपको मिल गई यहाँ पर। साइंस फिक्शन पास्ट फ्यूचर में कहीं भी आप चले गए, मेन स्ट्रीम फिक्शन प्रेजेंट टाइम को लेकर के, और साइंस फिक्शन मिस्ट्री जिसमें डिटेक्टिव इंट्रोड्यूस हो गए। इट वॉज इम्पॉसिबल टू राइट ए साइंस फिक्शन मिस्ट्री। तो जॉन कैम्पेबल, उनके दिमाग में कुछ हल्का सा शायद कुछ क्षण के लिए उनका दिमाग फेल हो गया, केमिकल लोचा हो गया, और वो एक गलत बात बोल गए कि साइंस फिक्शन मिस्ट्री को लिखना इम्पॉसिबल है। द अपॉर्चुनिटीज़, वो जॉन कैम्पेबल क्या क्या बोलते हैं आगे, द अपॉर्चुनिटीज़
द अपॉर्चुनिटीज इन साइंस फिक्शन वर सो ब्रॉड। कैम्पेबल बोलते हैं कि साइंस फिक्शन के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि आप जो कुछ इमेजिन कर सकते हैं पास्ट और फ्यूचर के लिए, इम्पॉसिबल पॉसिबल वॉट एवर यू कैन इमेजिन, तो उसकी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो ही सेड दैट द स्ट्रिक्ट रूल्स, कि जो स्ट्रिक्ट रूल्स है, दैट मेड द क्लासिकल मिस्ट्री स्टोरी फेयर टू द रीडर कुड नॉट बी अपहेल्ड। इसमें फिर दोबारा एक टर्म आ गई, इसमें फिर दोबारा एक टर्म आ गई आपके लिए, क्लासिकल मिस्ट्री स्टोरी। क्लासिकल मिस्ट्री स्टोरी वापस वही आ गई, जिसके अंदर कुछ डिटेक्टिव इंट्रोड्यूस होंगे, मर्डर केस, कोई स्टोलन केस है, कोई थेफ्ट केस है। तो इस तरह की जो मिस्ट्री स्टोरीज हैं, तो जिसके अंदर जो क्लासिकल चल रही, जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं दिखाना है, कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं दिखानी है, ऐसे कोई साइंस नहीं दिखानी है, वो आ जाएगी क्लासिकल मिस्ट्री स्टोरी में। शायद मैं एक एग्जांपल दे दूँ, एक सीरियल आता था व्योमकेश बख्शी। तो जो व्योमकेश बख्शी जैसे सीरियल थे, जो नॉवेल्स थे, वो क्लासिकल मिस्ट्री स्टोरी में काउंट होंगे। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि आपके साइंस फिक्शन में इतनी अपॉर्चुनिटीज होती है कि आप साइंस फिक्शन मिस्ट्री को नहीं लिख सकते। शायद इसकी इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है कि जो स्ट्रिक्ट रूल्स है क्लासिकल मिस्ट्री स्टोरी को, व्योमकेश बख्शी जैसी स्टोरी को बनाने के लिए, मैं ये बोलूँ, जो स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, देट मेक द विच आर द फेयर टू द रीडर। या फेयर का मतलब अच्छा लगने से संबंधित नहीं है, यहाँ फेयर का मतलब अच्छा लगने से संबंधित नहीं है कि पाठकों को अच्छा लगे, नहीं, यहाँ जो पाठकों को उचित लगे, जो चीज़ जस्टिफाई हो सके, ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स जो क्लासिकल मिस्ट्री स्टोरी को जस्टिफाई कर सके रीडर को कि हाँ। अब यह स्ट्रिक्ट रूल्स क्या होते हैं, हल्का सा हम इस बात को समझें। स्ट्रिक्ट रूल्स, किसी भी डिटेक्टिव सीरियल के अंदर आपको क्लूज मिलेंगे, वन बाय वन क्लूज मिलते चले जाएंगे, उनमें इवेंट्स आपस में कुछ जुड़ी हुई रहेंगी। आपके कुछ चीज़ जो इन्वेस्टिगेशन शो जो देखेगा वही रीडर को भी दिखाया जाएगा, और जो क्लूज उस प्लॉट में वन बाय वन चलेंगे, उस क्लूज को हट करके या नया बीच में क्लूज नहीं आएगा। जो क्लू आप रीडर देखेंगे, जो रीडर पढ़ रहे होंगे, वही क्लू इन्वेस्टिगेटर भी देखेगा, या वो जो देखेगा, वो जो कर रहा होगा, रीडर वो पढ़ेगा और देखेगा। तो यहाँ पर क्लूज को लेकर के बात आई है, वह स्ट्रिक्ट रूल्स स्पेशली। तो जो स्ट्रिक्ट रूल्स के आपके क्लूज फेयर होने चाहिए, वहाँ पर चीज़ें जस्टिफाई होनी चाहिए, वहाँ पर इवेंट्स जस्टिफाई होनी चाहिए, वहाँ पर क्लूज जस्टिफाई होनी चाहिए, वो फेयर होने लगनी चाहिए रीडर को। कुड नॉट बी अपहेल्ड, उनको अपहेल्ड नहीं किया जा सकता। अपहेल्ड मीन्स उनको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। वो ये कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट रूल्स जो है, जिसकी वजह से वो जो नोवेल है, जो क्लासिकल मिस्ट्री स्टोरी है, वो फेयर हुआ है, जस्टिफाई लगा है रीडर को। लेकिन अगर स्ट्रिक्ट रूल्स के अंदर कुछ तोड़ दिया जाएगा, उसमें कुछ घुसा दिया जाएगा, क्या चीज़ घुसानी होगी उसमें, साइंस को अगर लगा दिया जाएगा, साइंस फिक्शन की कुछ पार्ट उसमें लग जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, साइंस फिक्शन मिस्ट्री। अगर उस क्लासिकल मिस्ट्री स्टोरी के अंदर अगर थोड़ा साइंस फिक्शन का पार्ट जोड़ दिया जाएगा, साइंस फिक्शन का कौन सा पार्ट, जो फ्यूचर में, जो उस समय तक इवेंट नहीं हुई है, जो उस समय तक कोई इन्वेंशन नहीं हुई है, जो इन्वेंशन नहीं हुई है, अगर ऐसी किसी चीज़ को उसके अंदर डाल देंगे, उसके प्लॉट में, उसके बैकग्राउंड में, तो आपकी क्लासिकल मिस्ट्री स्टोरी क्या बन जाएगी, फिक्शन, साइंस फिक्शन मिस्ट्री बन जाएगी। और साइंस फिक्शन मिस्ट्री फिर, क्योंकि उसके अंदर क्या हुआ, स्ट्रिक्ट रूल का फॉलो नहीं हो पाया, तो वो क्या लगेगा, अनफेयर हो जाएगा। मतलब अगर उसके अंदर साइंस को घुसा देंगे, तो क्योंकि साइंस तो कुछ भी कर सकती है, उसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, वो ब्रॉड है अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के, तो आपकी जो क्लासिकल मिस्ट्री स्टोरी, जो
साइंस फिक्शन मिस्ट्री थी वो अनफेयर हो जाएगी। इसमें आगे उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, वो हम देखते हैं। आई इमेजिन that what he expected was the sudden change of rules without warning in the midst of the story, something like this I suppose। यहाँ पर असिमोव कहते हैं शायद ही किसके लिए आया, वही कैंपबेल के लिए आया है। उन्होंने क्या आशा की थी, वॉट एक्सपेक्टेड वॉज द सडन चेंज, वो ये मानकर चल रहे थे एक सडन चेंज है, रूल्स में एक सडन चेंज हो जाए विदाउट वार्निंग इन द मिडस्ट ऑफ द स्टोरी, कि उस स्टोरी के बीच में एकदम से कुछ चेंज हो जाए और जो चेंज हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, अनफेयर हो जाएगा। ऐसा रूल्स आपका जो क्लूज में आपने क्लू के अंदर बीच में ऐसी कोई चीज़ डाल दी जो जस्टिफाई ना हो पा रही है, तो वो क्या हो जाएगा, अनफेयर हो जाएगा। शायद जैसा कि नीचे उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, शर्लॉक होम्स का एक जो पार्ट है, वाटसन, what that scoundrel did not count on was that this pocket Flintstone which I have in my pocket Flintstone canister, I can see through the lead lining and tell what is inside the casket। यहाँ पर शर्लॉक होम्स का जो एक डिटेक्टिव थे वो, और उनका एक कोट दे रखा है इन्होंने, वाटसन शायद उनका फ्रेंड था और वो कह रहा है कि वो जो स्कॉन्ड्रेल था, जो एक दुष्ट प्राणी था, जो भी उस पर विलन होगा, तो शायद स्कॉन्ड्रेल विलन के लाया इसके अंदर। तो व्हाट दैट स्कॉन्ड्रेल डिड नॉट काउंट ऑन, जो स्कॉन्ड्रेल ने काउंट नहीं किया, वाज दैट द पॉकेट फ्रिस्टन, वो पॉकेट फ्रिस्टन को काउंट नहीं कर सका जो कि मेरे पॉकेट फ्रिस्टन कंटेनर में थे। पॉकेट फ्रिस्टन कोई चीज़ है और कंटेनर अपनी कोई डिब्बी होती है, उस डिब्बी के अंदर पॉकेट फ्रिस्टन रखे हुए हैं। तो वे कह रहे हैं कि पॉकेट फ्रिस्टन के कंटेनर के अंदर जो पॉकेट फ्रिस्टन रखे हुए थे, वो फ्रिस्टन वो स्कॉन्ड्रेल नहीं गिन सका, काउंट नहीं कर सका, नहीं देख सका। आई कैन सी थ्रू द लेड लाइनिंग, परंतु मैं किसके थ्रू देख सका, मैं लेड लाइनिंग से भी देख सका। लेड एक मेटल है, LED, लेड एक मेटल है, उसको हिंदी में बोलते हैं शीशा। तो शीशे की एक लाइनिंग चढ़ी हुई है, अस्तर चढ़ा हुआ है। लाइनिंग मीन्स अस्तर, जो किसी डिब्बे की चारों तरफ पर जो लगा देते हैं अस्तर, तो दैट इज कॉल्ड लाइनिंग। तो लेड लाइनिंग लगी हुई है और उस लेड लाइनिंग के थ्रू भी मैंने उन चीज़ों को देख लिया, पॉकेट फिनिस्टर को देख लिया। एंड टेल व्हाट इज इनसाइड द कास्केट, और वो बता सके कि अंदर क्या है। अमेजिंग होम्स, बट हाउ इट डज वर्क, वाटसन कहता है आश्चर्य है, परंतु ये से कैसे हुआ, बाय द यूज ऑफ क्यू रेज। अब यहां पर क्यू रेज को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। एक बहुत अच्छी स्टोरी चल रही है, लेकिन बीच में ही क्यू रेज को इंट्रोड्यूस कर दिया। A little discovery of my own which I have never revealed to world। एक मेरी एक छोटी सी खोज है जिसको मैंने बताया नहीं अभी तक, क्योंकि मेरे पास में क्यूरेज है और मैं उस क्यूरेज के थ्रू, उस क्यूरेज से मैं के द्वारा मैं कुछ भी देख सकता हूँ। जो अंदर जो किसी कंटेनर में रखा हुआ है, किसी अलमारी में रखा हुआ है, मैं उसको भी देख सकता हूँ। तो ये चीज़ जो बीच में जो इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ एक डिटेक्टिव में डाल दी है, क्योंकि ये चीज़ क्या हो गई, थोड़ा साइंस को लेकर के आया गया, यहाँ पर फिक्शन लग गया कि उन्होंने एक ऐसी चीज़ यहाँ पर पुट कर दी जो शायद अभी तक इन्वेंट नहीं हुई हो, या फिर इन्वेंट भी हुई हो तो उस समय उन्होंने कुछ बताया भी नहीं कि इसके पास कोई चश्मा भी हुआ है इस तरह का। नहीं, डैड बोला कि मेरे पास में एक ऐसी विज़न है कि मैं उसके थ्रू कोई सी भी चीज़ मैं देख सकता हूँ। वो मेरी नई डिस्कवरी है जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। देर इज द नेचुरल, देर इज द टेम्पटेशन टू डू दिस, यहाँ पर ऐसा करने का एक टेम्पटेशन है, एक लालच है। इवन इन द क्लासिकल मिस्ट्री स्टोरी that it is not science fiction
इवन इन द क्लासिकल मिस्ट्री स्टोरी दैट इज नॉट साइंस फिक्शन। क्लियर हो गया यहाँ पर, जो कि साइंस फिक्शन नहीं है। देयर इज द टेम्पटेशन टू गिव द डिटेक्टिव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी। इवन तो यहाँ पर भी क्या हुआ, डिटेक्टिव को क्या कर दिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी दे दी, कुछ एक अलग ही ढंग की एक्स्ट्रा पावर दे दी उसको, बन गया साइंस फिक्शन वाला पार्ट। इन ऑर्डर टू एडवांस द प्लॉट, कि आपकी योजना या आपका जो क्लाइमैक्स है, उस क्लाइमैक्स तक जाने के लिए उन्होंने बीच में एक उन्होंने डाल दिया जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इसमें बीच में इस तरह डाली जाएगी। जो क्लूज जो रीडर शायद देख रहे होंगे, उस क्लूज जो सुराग जो वो भी नोट कर रहा होगा, जो रीडर देख रहे होंगे, उसके अंदर एक बात उन्होंने डाल दी कि होम्स के पास में एक ऐसी कोई चीज़ है जिसके थ्रू वो कुछ भी देख सकता है। विदुर की आंखें दिव्य दृष्टि है। तो इन ऑर्डर टू एडवांस द प्लॉट को या उसको उस सीरियल को आगे बढ़ाने के लिए या उसको क्लाइमेक्स तक पहुंचाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर उसके अंदर लोगों को इंटरेस्ट आए उस चीज़ को लेकर के उन्होंने उसमें डिटेक्टिव के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी डाल दी है। तो वो क्लासिकल मिस्ट्री स्टोरी जो साइंस फिक्शन तो नहीं है, परंतु अब क्या हो गया, वो साइंस फिक्शन मिस्ट्री के हिसाब से चलेगा। और वहाँ पर क्या हुआ इसको डालने से, तो ये चेंज हो गया। यहाँ पर उन्होंने साइंस को यूज़ कर लिया, जो क्लासिकल मिस्ट्री स्टोरी थी वो चेंज हो गई है। तो वो चीज़ें फेयर कैसे रह सकती है। तो स्ट्रिक्ट रूल्स यहाँ पर ब्रेक हो गए कि जो क्लूज चल रहे थे, जो रीडर्स के लिए जो क्लूज चल रहे थे, उन क्लूज में कुछ सडन चेंजेस आ गए। शर्लॉक होम्स एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश, शर्लॉक होम्स की एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश एट साइट, एक साइट में द एशेस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ टोबैको, की जो तंबाकू के डिफरेंट काइंड, तंबाकू जो अलग अलग प्रकार है उनकी उनकी जो राख है, उन राख को भी वो एक ही नज़र में डिस्टिंग्विश कर रहा है कि कौन सी राख किस तरह के तंबाकू की है, एक ही साइट में। वाइल नॉट परहैप्स इन द सेम क्लास, शायद सेम क्लास में नहीं। अब शायद सेम क्लास में नहीं का मतलब क्या है, यहां पर क्लास का मतलब पीरियड से है, उस टाइम जोन से है जिस टाइम जोन के अंदर ये शर्लॉक होम्स का नोवेल लिखा जा रहा था। That was the 1800 to 1900 विक्टोरियन एज, वो था विक्टोरियन एज। 1800 से 1900 के बीच का जो टाइम था, उसके लिए यहाँ पर बोला गया है ये कि वाइल नॉट परहैप्स इन द सेम क्लास, उस सेम क्लास के अंदर शायद यह चीज़ नहीं थी। क्या चीज़ नहीं थी? क्यू रेज। आज की डेट में हम उसको बोलेंगे एक्स रेज। और एक्सरेस की इन्वेंट हुई थी WC रोंजन ने, कोनार्ड रोंजन, विलियम कोनार्ड रोंजन ने जो एक्सरेस की जो इन्वेंट करा था वो शायद 1895 को किया था। तो 1895 और 1800 टू 1900, तो 1800 टू 1900 पीरियड इज कॉल्ड द विक्टोरियन एज व्हेन द शर्लॉक होम्स वाज बीइंग रिटन। तो ये जो पार्ट था दैट इज कॉल्ड द, इसके लिए आया ये सेम क्लास के अंदर शायद ये चीज़ नहीं थी। क्या चीज़? एक्सेस नहीं थी। अगर होगी भी सही 1895 को अगर डिस्कवर हुई भी होगी तो शायद इस तरह का इतना नहीं था कि सब लोगों को पता लग जाए कि एक्सेस जनरेट हो गई है। आगे बढ़ते हैं। एज द इन्वेंशन ऑफ क्यूरेज एट मोमेंट्स ऑफ नोटिस, परंतु यहां पर क्या हुआ? मोमेंट्स ऑफ नोटिस, एक क्षण के अंदर क्यूरेज का इन्वेंशन सामने आ गया। यहां पर क्यूरेज ही यूज करना है वर्ड को, एक्सरेज मैंने समझाने के लिए यूज किया है। तो यहां पर एक क्षण के नोटिस पर इन्वेंशन हो गई, क्यूरेज की इन्वेंशन हो गई, परंतु शायद उस पीरियड में नहीं थी। तो दैट इज क्लियर। वाइल नॉट परहैप्स इन द सेम क्लास
as the invention of a curious 8 moments of notice, sorry, is certainly a step in the direction of unfair. शायद ये अनफेयर जो चीज़ जस्टिफाई नहीं हो पा रही है, जो शायद अनुचित लगी है, जो जस्टिफाई नहीं है, उसकी दिशा में एक कदम है। तो आप यहाँ पर क्लियर हो गए कि जहाँ वो बोल रहे थे कि फिर जब क्लूज एक के बाद एक प्लॉट के अंदर 1 बाय 1 सीरियल चलेंगे और रीडर और इन्वेस्टिगेटर दोनों के सामने वो क्लूज प्रॉपर चलते रहेंगे, ये इसका स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए था। तब वो क्या था, फेयर बन रहा था रीडर्स के लिए। परंतु उसके अंदर जो ही साइंस अप्लाई हो गई है इस क्यू रेस की एग्जाम्पल के थ्रू, तो वो क्या हो गया, अनफेयर हो गया। वो क्या हो गया, अनफेयर हो गया। तो आपने वहाँ फेयर का मीनिंग समझ लिया, यहाँ पर अनफेयर हो गया अगर साइंस में घुस गई। इसीलिए शायद जैसा कि उन्होंने बोला कि जो एक्सपेक्ट किया था जॉन कैम्पबेल ने कि अगर साइंस फिक्शन में है, अगर रूल्स को तोड़ दिया जाएगा तो क्लासिकल मिस्ट्री स्टोरी नहीं रहेगी, सॉरी वो फिक्शन मिस्ट्री स्टोरी, साइंस फिक्शन मिस्ट्री जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगी, क्योंकि आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं इस जगह। कोई मर्डर होता है और साइंस फिक्शन के अकॉर्डिंग हम कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, तो शायद पुलिस को बुला करके और फिर उसकी जांच पड़ताल कराने के इतना जो तामझाम FIR लॉज का होकर के जो तामझाम, वो डिटेक्टिव या जो पुलिस है इन्वेस्टिगेट करे, 10 लोगों से पूछताछ करे, उसके बजाय साइंस फिक्शन तो हमको एक बात इमेजिन करने के लिए बोल सकती है कि शायद कोई एक ऐसी मशीन बन जाए, उस मशीन को उस पर्टिकुलर रूम में रख दें और जैसे टाइम मशीन के हम पीछे चले जाते हैं, वैसे ही वो मशीन भी उस पुरानी इमेज को वहां के एटम से, वहां के अणु परमाणु से एक इमेज क्रिएट कर ले कि यहां पर क्या हुआ था। वहां के थर्मल जो वहां पर जो ईरा बना है या फिर वहां पर जो एटम्स होंगे उसके अकॉर्डिंग की, या 1 घंटे पहले या 1 दिन पहले यहाँ पर क्या घटनाएं घटी होगी, उससे कोई एक ऐसा कैमरा बन जाए जो उसको रिकॉर्ड कर ले, तो आपका मिस्ट्री ही खत्म हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि साइंस फिक्शन क्योंकि कुछ भी इमेजिन कर सकता है, तो आपकी मिस्ट्री नहीं बन सकती है। और अगर मिस्ट्री में क्योंकि स्ट्रिक्ट रूल फॉलो होते हैं, क्लूज प्लॉट में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, जो रीडर और इन्वेस्टिगेटर दोनों को ही क्लियर चलने चाहिए। अगर वो क्लियर चल रहे हैं तो वो क्लासिकल मिस्ट्री स्टोरी हो जाएगी। उसमें अगर साइंस अप्लाई कर देंगे, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर अगर बाय द वे इसको डिटेक्टिव को दे दी जाएगी, तो वो चीज़ अनफेयर हो जाएगी। देन 2, देयर इज नथिंग to prevent even the strictest of strict mystery story writers from using actual science। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, there is nothing to prevent, रोकने के लिए जो स्ट्रिक्ट मिस्ट्री स्टोरी राइटर्स है, जो मिस्ट्री राइटर्स है, जो स्ट्रिक्ट है, ऐसे राइटर्स जो आप समझ रहे होंगे, जैसे राइटर्स जो बहुत स्ट्रिक्ट है मिस्ट्री स्टोरी के लिए, वो भी एक्चुअल साइंस को यूज़ करने में से उनको भी कोई नहीं रोक सका। उन्होंने भी एक्चुअल साइंस को यूज़ किया है। मतलब जो स्ट्रिक्ट जो मिस्ट्री राइटर्स है उन्होंने भी साइंस को यूज किया है, इवन यूजिंग द लेटेस्ट अवेलेबल फाइंडिंग्स ऑफ साइंस। यहाँ तक कि उन्होंने जो उस समय की साइंस के अंदर जो लेटेस्ट फाइंडिंग्स हुई होगी, इन्वेंशन हुई होगी, उन्होंने शायद ऐसी लेटेस्ट फाइंडिंग या इन्वेंशन जिनके बारे में शायद अभी तक लोगों को पता भी नहीं होगा, जिनके बारे में लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा, वो चीज़ें भी उन्होंने अपने मिस्ट्री के अंदर मिस्ट्री स्टोरी में उन्होंने लिखी है। तो इवन यूजिंग द लेटेस्ट अवेलेबल फाइंडिंग्स ऑफ साइंस विच द रीडर मे नॉट हैव हर्ड, ऐसी फाइंडिंग्स, ऐसी इन्वेंशन, ऐसी डिस्कवरीज, लेटेस्ट डिस्कवरीज
जिसके बारे में रीडर को पता भी नहीं होगा उन्होंने यूज़ किया है, दैट इज स्टिल कंसिडर फेयर। तो भी उसको क्या क्या माना जा रहा है, तो भी उसको फेयर ही कंसिडर किया जा रहा है। कहने का मतलब क्लासिकल मिस्ट्री स्टोरी लें या मिस्ट्री स्टोरी लें, उसके अंदर अगर साइंस ऐड कर दी गई है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स अगर बाय उसको दे दी गई है, कोई ऐसी लेटेस्ट इन्वेंशन जिसके बारे में रीडर को पता भी नहीं है वो भी इसमें डाल दी गई है, तो भी इसको फेयर ही कंसिडर किया है, अनफेयर नहीं। परंतु अनफेयर कौन कौन मान के चल रहा था, जॉन कैम्पबेल उसको अनफेयर मान के चल रहे थे, और इसलिए वो बोल रहे थे कि साइंस फिक्शन मिस्ट्री लिखना इम्पॉसिबल है। परंतु असीमोव के अकॉर्डिंग, क्योंकि साइंस फिक्शन मिस्ट्री के अंदर साइंस जो साइंस को यूज़ किया जा रहा है जिसके बारे में अभी तक रीडर को पता नहीं है, परंतु उसको भी फेयर माना जा रहा है, और उसको फेयर माना जा रहा है इसका मतलब उसको लिखना पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं। देयर इज डेंजर्स टू दैट, हाउएवर, सिंस मैनी मिस्ट्री राइटर्स नो साइंस। यहाँ पर उन्होंने कुछ डेंजर्स के बारे में बात करी है, क्योंकि मिस्ट्री जो राइटर्स हैं जो शायद डिटेक्टिव सीरियल्स लिखते हैं, हल्का सा हम इसको इजी कॉन्सेप्ट लेते हैं, तो साइंस मैनी मिस्ट्री राइटर्स नो साइंस। जो डिटेक्टिव सीरियल लिखने वाले होते हैं उनको साइंस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, एंड कैन नॉट प्रिवेंट देमसेल्फ फ्रॉम मेकिंग ब्लूपर्स, और वो नहीं बच सके, उनको रोका नहीं जा सका ब्लूपर्स बनाने में। ब्लूपर्स मीन्स गलतियाँ करने में, वो क्योंकि उनको साइंस की नॉलेज नहीं है और उन्होंने गलतियाँ कर दी, मिसमैच कर दिया। तो साइंस सिंस मेनी मिस्ट्री राइटर्स नो साइंस एंड कैन नॉट प्रिवेंट देमसेल्व्स फ्रॉम मेकिंग ब्लूपर्स, जॉन डिक्सन कार, यहाँ पर उन्होंने एक नाम ले लिया, जॉन डिक्सन कार, जो शायद मिस्ट्री राइटर होंगे, इन वन बुक रिवेल्ड दैट ही डिड नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट एंटीमनी एंड द कंपाउंड एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट। क्योंकि ये चीज़ साइंस की आ गई है। जॉन डिक्सन कार जो एक मिस्ट्री राइटर है, उनको साइंस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और वो खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उन्होंने रिवेल किया है कि उनको एलिमेंट एंटीमनी एंड कंपाउंड एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट के बीच में डिफरेंस नहीं पता है। साइंस के स्टूडेंट अच्छी तरह जानते हैं, एलिमेंट तत्व को बोलते हैं, एंटीमनी जो शायद जो एलोई जो मेटल होता है उसका बना होता है, तो एलिमेंट एंटीमनी, और कंपाउंड जो बना हुआ है एंटीमनी पोटेशियम टार्टर के साथ में, तो वो इन चीज़ों के बारे में वो जैसे कि शायद मैं भी नहीं जानता, वो नहीं जानते। देट वॉज ओनली इरिटेटिंग, और ये बड़ा ही इरिटेटिंग है, कहाँ से समझेंगे एलिमेंट क्या है, एंटीमनी क्या है, एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट क्या है, हम खुद ही कंफ्यूजन में हो गए। तो डेट वॉज द ओनली इरिटेटिंग, बट इन अनदर बुक ही डेमोस्ट्रेटेड दैट he could not tell the difference between the carbon monoxide and carbon dioxide, और and that he could not tell the difference, वो नहीं बता सके डिफरेंस कार्बन मोनोऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में भी, एंड reduced the plot to shambles, और जो प्लॉट था, प्लॉट का मतलब यहाँ पर जो कहानी थी, जो कहानी को उन्होंने रिड्यूस कर दिया, घटा दिया, तो एक कहानी को रिड्यूस करके घटाने का मतलब उसको शैम्बल्स कर दिया, उसको 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 टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसको अर्थिंग बना दिया, मतलब वहाँ पर जो गड़बड़ी कर दी, ब्लूपर्स बना दी उन्होंने। तो रेड्यूस द प्लॉट टू ए शैम्बल्स, उस कहानी को उन्होंने टुकड़े टुकड़े करने का मतलब यहाँ पर उन्होंने अर्थिंग सा कर दिया, जो थोड़ा इरिटेटिंग सा हो गया है, क्योंकि साइंस के अंदर वो चीज़ें फिट नहीं बैठ पा रही थी, क्योंकि साइंस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, वो कुछ मिसमैच से कर गए। वन ऑफ डोरोथी सायर्स, अगेन अनदर मिस्ट्री राइटर,
तो वन ऑफ डोरोथी सायर्स more grisly short stories involved the effect of thyroid hormone। तो उन्होंने जो ये हॉरिबल जो स्टोरी राइटर्स है, एक ग्रिजली मीन्स शायद जो हॉरिबल होती है, जो डरावनी होती है, उसके लिए वर्ड आता है ये वाला। तो शॉर्ट ग्रिजली शॉर्ट स्टोरी इन्वॉल्व्स द इफेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन्स। जो डोरोथी सायर्स के जो थे उनमें जो एक इफेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन के इफेक्ट को यूज़ किया है एक ग्रिजली स्टोरीज के अंदर, एक डरावनी स्टोरीज के अंदर। एंड थ्रू शी हैड द राइट आइडिया, उनके पास राइट आइडिया भी था किसके अंदर जो थायराइड हार्मोन्स था उसका इफेक्ट बताया। थायराइड हार्मोन का इफेक्ट क्या होता है, ये किसी भी बॉडी को जायंट फॉर्म बना सकता है। किसी व्यक्ति की लंबाई अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। थायराइड हार्मोन की एक स्पेशलिटी होती है कि किसी भी बॉडी की जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, उसकी हाइट होती है, उसको ये कंट्रोल करता है साथ में। तो थायराइड हार्मोन अगर ज़्यादा सिक्रेशन होगा तो वो जायंट फॉर्म बन जाएगा। तो उन्होंने इसका इफेक्ट यूज़ सही किया। थू शी हैड द राइट आइडिया, उनके पास में राइट आइडिया था, जैसा कि मेरे पास में भी है हल्का सा। शी मेड द इफेक्ट इम्पॉसिबली रैपिड एंड एक्सट्रीम, परंतु उन्होंने क्या लोचा कर दिया, उन मैडम ने इस इफेक्ट को इम्पॉसिबली रैपिड एंड एक्सट्रीम कर दिया। थायराइड हार्मोन की वजह से लंबाई तो बढ़ती है, परंतु एकदम से इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि आदमी डर जाए, ऐसा नहीं होता है। लंबाई बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। परंतु इन्होंने क्या करा, उन्होंने इसका राइट आइडिया तो लिया, परंतु उन्होंने इफेक्ट को बहुत रैपिड और एक्सट्रीम बता दिया थायराइड हार्मोन की वजह से। राइटिंग ए साइंटिफिक मिस्ट्री देन हैज़ इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पिटफॉल्स एंड डिफिकल्टीज। साइंटिफिक जो मिस्ट्री है, जैसे साइंस, ये साइंटिफिक मिस्ट्री का मतलब साइंस फिक्शन मिस्ट्री ही है। तो साइंटिफिक मिस्ट्री या साइंस फिक्शन मिस्ट्री जो है उसके कुछ पिटफॉल्स है, खतरे हैं, डिफ़िकल्टीज है, डेंजर्स है उसके, या उसमें कुछ कठिनाई आती है। हाउ मच मोर सो द राइटिंग ऑफ द साइंस फिक्शन मिस्ट्री, और जितनी ज़्यादा पिटफॉल्स और डिफ़िकल्टीज होंगी उतना ही कठिन साइंस फिक्शन मिस्ट्री को लिखना होगा। In science fiction, you not only must know your science. In science fiction, you not only must know your science. आपको केवल साइंस के बारे में ही पता नहीं होना चाहिए, परंतु साइंस के बारे में पता होने के साथ क्या होना चाहिए, बट यू मस्ट ऑल्सो हैव ए रेशनल नोशन। आपको रेशनल नोशन भी होने चाहिए। रेशनल मीन्स तार्किक, नोशन मीन्स धारणाएं, मतलब आपके लॉजिक होने चाहिए। आपके पास में लॉजिक होनी चाहिए कि किससे क्या हो रहा है, सेंस की क्या चीज़ चलेगी। तो आपके पास जो नोशन है वो रेशनल होने चाहिए, जो कि आपको साइंस के अंदर आपको प्रूव करने होते हैं कि हाँ ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से आपका पानी बनता है। तो आपका क्लियर विजन होना चाहिए कि अगर आप कहीं पर अगर आपको बारिश करानी है तो आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे होंगे। तो आपकी साइंस की नॉलेज ही नहीं होनी चाहिए, आपको उसको आपकी जो चीज़ें आप बना रहे हो या जो प्लॉट आप क्रिएट कर रहे हो या फिर जो आप बैकग्राउंड आप दिखाना चाह रहे हो वो रेशनल नोशन वाला होना चाहिए, वो तार्किक होना चाहिए, वो लॉजिकली होने फिट बैठने चाहिए। एज टू हाउ टू मॉडिफाई और एक्स्ट्रापोलेट दैट साइंस। क्या कर रहे हैं ये, तो इन साइंस फिक्शन यू नॉट ओनली मस्ट नो यूर साइंस बट यू मस्ट आल्सो हैव ए रेशनल नोशन एज टू हाउ टू मॉडिफाई और एक्स्ट्रापोलेट दैट साइंस। कि आपको साइंस को कैसे मॉडिफाई करना है, किसको उसको
एक्स्ट्रापोलेट में जस्टिफाई करना है तो आपको वो चीज़ आनी चाहिए. That, however, only means that writing a science fiction mystery is difficult. That भले ही चाहे ओनली मीन्स इसका मतलब ये मान लें कि राइटिंग ए साइंस फिक्शन इज डिफिकल्ट, क्योंकि खुद बोल रहे हैं कि साइंस फिक्शन मिस्ट्री को लिखना एक पिटफॉल है, डिफिकल्टीज इसके अंदर, और जितनी ज़्यादा डिफिकल्टीज होगी उसको लिखना भी उतना ही कठिन होगा. उसको लिखना उतना ही कठिन होगा, इम्पॉसिबल नहीं. उसको लिखना तो आइजैक असिमोव बोल रहे हैं लिखना कठिन जरूर हो सकता है, परंतु इम्पॉसिबल के बारे में उन्होंने मना कर दिया है. इम्पॉसिबल कौन बोल रहे थे? कैंपबेल साहब ने उसको इम्पॉसिबल बोला था, परंतु ये कह रहे हैं कि इसको लिखना भले कठिन हो, लेकिन इम्पॉसिबल के बारे में उन्होंने मना कर दिया कि इम्पॉसिबल तो नहीं. तो that however only means that writing a science fiction mystery is difficult. It does not mean that it is conceptually impossible as John Campbell thought. जैसा कि जॉन कैम्बेल ने सोचा था वैसा ये कॉन्सेप्चुअली ये इम्पॉसिबल तो नहीं है. आफ्टर ऑल, आखिरकार, इट इज एज परफेक्टली पॉसिबल टू क्लिंग as it is as perfectly possible to cling to the rules of game in science fiction mysteries as in ordinary ones. साइंस फिक्शन मिस्ट्री के अंदर जो रूल्स होते हैं, क्लिंग का मतलब चिपकना, चिपके रहना, अड़े रहना, उस पर आप फर्म हो गए, आप दृढ़ हो गए आप. तो जो रूल्स हैं उनको अटैच करना या उनको अपहेल्ड करना या उनको सपोर्ट करना, ये क्या है? परफेक्टली पॉसिबल है एक ऑर्डिनरी वंस की तरह. जो ऑर्डिनरी हमारे जो नॉवेल्स होंगे या फिक्शन होंगे, तो उसके जो रूल्स हैं उसी तरह के रूल्स में हम साइंस फिक्शन मिस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं या पॉसिबल है. The science fiction mystery may be set in the future. Science fiction mystery may be set in the future and in the midst of the society far different from ours. साइंस फिक्शन मिस्ट्री को भी हम फ्यूचर में या ऐसे सोसाइटी से हम बना सकते हैं, ऐसे प्लॉट में हम बना सकते हैं, ऐसी कहानी में हम बना सकते हैं, ऐसे यूनिवर्स के हम इमेजिन कर सकते हैं जो हमसे कहीं अलग है. तो साइंस फिक्शन का एक रूल यही था कि आपका वो जो प्लॉट है वो फ्यूचर या पास्ट में होना चाहिए. तो यहाँ उन्होंने बोल दिया कि आप उसको फ्यूचर में ले सकते हैं. आपका जो आसपास का सीनियरियो होता है या फिर आपका जो प्रेजेंट टाइम का सीनियर है या फिर जो आप की जो सोसाइटी या फिर डिफरेंट सोसाइटी या डिफरेंट कल्चर को आपको इमेजिन करना है, तो आप वो भी आप ले सकते हैं. तो द साइंस फिक्शन मिस्ट्री मे बी सेट इन द फ्यूचर एंड इन द मिडस्ट ऑफ ए सोसाइटी फार डिफरेंट फ्रॉम अर्थ, वन इन विच ह्यूमन बींग्स हैव डेवलप्ड टेलीपैथी. एक ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर इंसानों ने क्या कर ली? टेलीपैथी विकसित कर ली है. अभी हम लोग को एग्जाम्पल दे रहे हैं, उस फ्यूचर से हमें प्लॉट लेने के लिए बोल रहे हैं, या फिर हमें ऐसी सोसाइटी के बारे में बता रहे हैं जो हम लोग आज के टाइम में जो देखते हैं उससे कुछ डिफरेंट हो गई. तो क्या क्या डिफरेंट मिलेगा अपने को? ऐसा ह्यूमन जिन्होंने टेलीपैथी डेवलप कर ली है. टेलीपैथी क्या होती है? आप यहाँ बैठे हुए किसी दूर के व्यक्ति का आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं. शायद आप एक जैसे बैठे हैं, वर्ड आता है टेलीमेडिसिन. टेलीमेडिसिन अमेरिका में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है या फिर वहाँ पर जो डॉक्टर है यहाँ के डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है. यहाँ के किसी पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री को या फिर उसके सिम्टम को वो खुद वहाँ बैठा बैठा चेक कर लेगा और यहाँ के डॉक्टर को
किसी पर्टिकुलर मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करने के लिए बोल देगा। इसको बोलते हैं टेलीमेडिसिन। और टेलीपैथी मीन्स वहीं से ही वो ऐसे कोई रेस भेजेगा, जैसे रेकीज होती है, नहीं रेकीज तो ये क्या हो गया, टेलीपैथी हो गई। हाँ, रेकी जो रेकीपैथी होती है वो टेलीपैथी होगी कि रेकी रेस यहाँ से बैठा बैठा मैं किसी को इमेजिन करूँगा और हाथों को ऐसा करूँगा और वहाँ तक उसकी रेस चल जाएगी और वो हीलअप होने लग जाएगा, तो डेट इज कॉल्ड दैट टेलीपैथी। तो ऐसे इंसानों ने जहाँ पर टेलीपैथी डेवलप कर ली है। फॉर इंस्टेंस इन विच लाइट स्पीड मास ट्रांसपोर्ट, या फिर ऐसा ट्रांसपोर्ट जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, इज पॉसिबल, और इन विच ऑल ह्यूमन नॉलेज इज कंप्यूटराइज्ड, या फिर इंसान जब ये ह्यूमन नॉलेज है वो सब कंप्यूटराइज है। फॉर इंस्टेंट रिट्राइवल, फॉर इंस्टेंट रिट्राइवल का मतलब पुनः प्राप्त करना। मतलब आपकी जो ह्यूमन नॉलेज है, अभी तक की जितनी भी ह्यूमन नॉलेज है, उसको आपने कंप्यूटर में डाल दिया, डाटाबेस बनाकर डाल दिया, उसको अपलोड कर दिया, और फिर आप जब चाहो आप उसको रिट्राइव कर रहे हो, आप उसको वापस ले रहे हो। तो बट द रूल्स स्टिल होल्ड, परंतु रूल्स तो अभी भी रहेंगे। ये कह रहे हैं कि आप साइंस फिक्शन मिस्ट्री जो है वो भी लिखी जा सकती है, फ्यूचर में भी लिखी जा सकती है, आपके ऐसे सोसाइटी से लिखी जा सकती है जो आपसे कहीं अलग है, तो ये बन गया साइंस फिक्शन। परंतु मिस्ट्री तो अभी भी आपकी कवर अप की जा सकती है, मिस्ट्री अभी भी आपकी रहेगी। आपके क्लूज प्लॉट में वन बाय वन चलेंगे। वो कैसे चलेंगे आगे देखते हैं, रूल्स कैसे होल्ड रहेंगे। द राइटर मस्ट केयरफुली एक्सप्लेन टू द रीडर, राइटर मस्ट केयरफुली एक्सप्लेन, राइटर को मिस्ट्री राइटर को सॉरी साइंस फिक्शन मिस्ट्री राइटर को केयरफुली एक्सप्लेन करना पड़ेगा रीडर को ऑल द देयर बाउंड्री कंडीशन ऑफ द इमेजिनरी सोसाइटी, कि जिस भी सोसाइटी को इमेजिनरी सोसाइटी जिस तरह की सोसाइटी को उसने इमेजिन किया है, उसकी बाउंड्रीज तो उसको तय करनी होगी, उसकी बाउंड्रीज तो उसको तय करनी होगी, उसको कुछ तो लिमिट तो बनानी होगी। क्लियर हो गया। बाउंड्रीज जो तो साइंस फिक्शन के अंदर क्या होता है, आपकी बाउंड्री खत्म हो जाती है। साइंस फिक्शन के अंदर आपकी बाउंड्री खत्म हो जाती है, आप कुछ भी इमेजिन करने के लिए आप फ्री हो, आप स्वतंत्र हैं। परंतु यहाँ पर आपको क्या करनी है कि आपको जो राइटर है वो रीडर को केयरफुली एक्सप्लेन करेगा ऑल देयर बाउंड्री कंडीशन को वो एक्सप्लेन करेगा। इट मस्ट बी परफेक्टली क्लियर, और ये क्लियर होना तो पक्का बनता है, वॉट कैन बी डन एंड वॉट कैन नॉट बी डन, ये भी क्लियर करना पड़ेगा कि वाकई में किया जा सकता है और क्या किया नहीं जा सकता। फिर हम उस छोटे सा एग्जाम्पल जो मैंने सोचा हुआ है कि किसी हॉल के अंदर, किसी कमरे के अंदर किसी का मर्डर हो गया है, डिटेक्टिव आए हैं, तो उसको जगह जब बाबा पूछताछ करने के बजाय अपन जिससे मैं इमेजिन कर रहा था कि साइंस फिक्शन के अकॉर्डिंग तो मैं ऐसी कोई कैमरा बना सकता हूँ जो पास्ट में यहाँ पर क्या हुआ था वहाँ के आसपास की वो थर्मल एनर्जी से या फिर वहाँ के एटम से उस चीज़ को वो रिकॉर्ड कर ले। परंतु अगर वहाँ पर साइंस फिक्शन में अगर ऐसी कोई चीज़ डाल दी जाए कि वो रिकॉर्ड क्यों नहीं कर पा रहा है, उसने ऐसा कैमरा तो बना दिया और शायद लगा भी दे साइंस फिक्शन के अकॉर्डिंग, परंतु वो रिकॉर्ड क्यों नहीं हो पाएगा, ऐसी कोई चीज़ डाल दी जाए, तो व्हाट कैन बी डन और व्हाट कैन नॉट बी डन, साइंस के अकॉर्डिंग कुछ भी इमेजिन करें कि शायद इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता कि वहाँ पर जो टेम्परेचर चाहिए उस टेम्परेचर मिल नहीं पाए, या फिर हो सकता है कि वहाँ पर वैक्यूम बनना चाहिए तब जाकर के वो कैमरा जो उस चीज़ को कैच कर पाए।
तो व्हाट कैन बी डन और व्हाट कैन नॉट बी डन ये तो आपको क्लियर करना पड़ेगा। एंड विद दोज बाउंड्रीज फिक्स्ड, और ये जो बाउंड्री जो फिक्स की जाएगी, द रीडर मस्ट देन सी एंड हियर एवरीथिंग द इन्वेस्टिगेटर सीज एंड हियर। और वो बाउंड्रीज क्या रहेगी, जो रीडर है वह सब चीज़ें देखेंगे, वह सब चीज़ें सुनेंगे जो इन्वेस्टिगेटर भी वहाँ पर देख रहा है और सुन रहा है, उस फिक्स बाउंड्री के साथ में, उस लिमिटेशन के साथ में। एंड ही मस्ट बी अवेयर ऑफ एवरी क्लू, और उसको हर क्लू से उसको परिचित होना होगा, उसको हर क्लू उसको पता होनी चाहिए। यहाँ पर ही किसके लिए आया है, रीडर्स के लिए। यहाँ पर ही किसके लिए आया है, रीडर्स के लिए। तो एंड ही मस्ट बी अवेयर ऑफ एवरी क्लू, उसको हर क्लू के बारे में पता होना चाहिए। द इन्वेस्टिगेटर कम्स एक्रोस, जिसको इन्वेस्टिगेटर मतलब जो क्लूज इन्वेस्टिगेटर को मिलते हैं, उन क्लूज के बारे में ही या रीडर्स को भी पता होना चाहिए। देयर मे बी मिस डायरेक्शन, चलो साहब इन्होंने वापस केमिकल लोचा डाला इन्होंने भी। देयर मे बी मिस डायरेक्शन एंड रेड हरिंग्स, यहाँ पर भी कुछ मिस डायरेक्शन हो सकता है, मिसलीडिंग हो सकती है। रेड हेरिंग्स का मतलब लाल कलर से नहीं है, यहाँ पर रेड हेरिंग्स मीन्स जब कोई चीज़ मिसलीड करने वाली थी, मिसगाइड कर रही कोई चीज़ है, तो मिस डायरेक्शन और रेड हेरिंग्स दोनों लगभग एक जैसे वर्ड दिखाई देंगे आपको, जो मिसलीड कर रहे हैं, जो मिसडाइट कर रहे हैं, जो मिसगाइड कर रहे हैं। तो देयर मे बी मिस डायरेक्शन एंड रेड हेरिंग्स टू ऑब्सक्योर, क्या छिपाने के लिए, एंड कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पर कुछ हो सकता है। नेचुरल है कि मिस्ट्री स्टोरी के अंदर यही होता है, को वहाँ पर भी कुछ जो कंफ्यूज करने के लिए, ऑब्सक्यूर करने के लिए मिस, वहाँ पर कुछ ऐसे चीज़ आ सकती जो आपको मिसगाइड कर दे। बट इट मस्ट रिमेन पॉसिबल, तो भी वहाँ पर क्या पॉसिबल होना चाहिए, फॉर द रीडर्स टू इंट्रोड्यूस द इन्वेस्टिगेटर, कि वहाँ पर इन्वेस्टिगेटर को इंट्रोड्यूस करें। अब रीडर इंट्रोड्यूस कैसे करेगा इन्वेस्टिगेटर को, थोड़ा अलग है। रीडर जो वर्ड है, आपने एक बात नोट की होगी कि आप जो भी नोवेल पढ़ेंगे, जो भी फिक्शन पढ़ते हैं, तो आप उसकी दुनिया में चले जाते हैं। whenever you read any novel you find yourself in that plot, आप अपने आप को उसी के अंदर पाएंगे, आप उस चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर रीडर पढ़ने से संबंधित नहीं है, यहाँ पर रीडर आपने अपने आप को उस इमेजिनरी में दुनिया में आप चले गए, साथ में आप पढ़ते पढ़ते उस ख्याल में खो गए। ऐसा लगता है कि आप खुद उसका एक पार्ट है और आप वो सब चीज़ें देख रहे हैं। तो वहाँ पर आपको जो चीज़ें मिसलीड करने वाली हो लगेगी, आपको उसके लिए इन्वेस्टिगेटर तो चाहिए। तो यहाँ पर ये कर रहे हैं, यहाँ पर रीडर मीन्स ओनली पढ़ने से संबंधित नहीं है, यहाँ पर रीडर का मतलब आप खुद एक करेक्टर हो गए हैं उस प्लॉट के लिए, उस कहानी के लिए, क्योंकि आप भी अपने आप को उसी दुनिया में ले जाते हैं जब आप नोवेल पढ़ते हैं। तो बट इट जब वहाँ पर कोई चीज़ें मिसलीड करने वाली होगी, जब वहाँ कोई चीज़ें मिसगाइड कर रही होंगी, या फिर वहाँ पर कोई चीज़ मिस डायरेक्शन वाली होंगी, या फिर वहाँ पर कोई चीज़ें रेड हरिंग्स होंगी जो कंफ्यूज पैदा कर रही है, तो आपको वहाँ क्या चाहिए, इन्वेस्टिगेटर चाहिए। हाउएवर अट्रे द सोसाइटी, यहाँ पर ये आउट, दिस इज नॉट आउटर, दिस इज अट्रे। हाउएवर अट्रे द सोसाइटी, भले ही सोसाइटी जिसकी भी आप कल्पना कर रहे हैं, आप जिस भी सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, वो कितनी ही विचित्र क्यों ना हो, वो कितनी ही अलग क्यों ना हो, वो कितनी ही स्ट्रेंज क्यों ना हो, वो टिपिकल क्यों ना हो, जिस सोसाइटी में वो प्लॉट या वो कहानी चल रही है, वो कितनी डिफरेंट क्यों ना हो, परंतु वहाँ पर रीडर को
या आपको वहाँ पर इन्वेस्टिगेटर मिले, उनको जो चीज़ें मिसलीड करने वाली उनको क्लियर करने के लिए। कैन इट बी डन? क्या ऐसा किया जा सकता है? यू बेट मॉडेस्टली। कैन इट बी डन? क्या ऐसा किया जा सकता है? तो यू बेट का मतलब यहां पर शर्त लगाते हो, शर्त लगा लो। यहां पर यू बेट का मतलब शर्त लगा लो, मतलब हाँ कैसा शर्त लगा। मोडेस्टली का मतलब होता है आप किसी चीज़ को रेस्पेक्टफुली आप, या फिर आप उस बात को मानते हुए आप कोई बात करते हैं। मोडेस्ट से बना है मोडेस्टली, और एक कैपिटल में लिखा हुआ है मोडेस्टली। इसका मतलब है जो एसिमोव है उसने यू बेट को मोडेस्टली स्पीक किया है, ये दर्शाने के लिए कि शर्त लगा लो। क्या ऐसा किया जा सकता है? हाँ ऐसा किया जा सकता है। आई रेफर यू टू माई ओन साइंस फिक्शन मिस्ट्रीज। मैं आपको रेफर करता हूँ मेरी खुद की लिखी हुई साइंस फिक्शन मिस्ट्रीज को, उनके बारे में बताता हूँ मैं। उन्होंने नाम दिए हैं द केव्स ऑफ स्टील एंड द नेक्ड सन विच आई रोड। जिसने कितने लिखे हैं? असिमो ने लिखे हैं बैक इन द 1950s में, इन ऑर्डर टू शो जॉन साहब को दिखाने के लिए दैट ही वॉज बीइंग टू मोडेस्ट अबाउट साइंस फिक्शन। कि कैम्पबेल साहब आप साइंस फिक्शन को लेकर बहुत मोडेस्ट थे, आप साइंस फिक्शन को लेकर बहुत मोडेस्ट हो रहे थे। आप साइंस फिक्शन के बारे में ये मान के चल रहे थे कि बस साइंस फिक्शन ही है जो लिखी जा सकती है, साइंस फिक्शन मिस्ट्री स्टोरी नहीं लिखी जा सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने साइंस फिक्शन मिस्ट्री स्टोरी लिखी हुई है, और जो मैंने जॉन कैम्पबेल दिखाई है मैं आपको भी रेफर करता हूँ। आपको मीन्स हम सबको। ओके थैंक्स। आपको जिसके अंदर समझ में ना आया हो वो आप मुझसे पूछ लेना, और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जो भी कुछ भी होता है वो आप लोग कर दिया करें। शायद उस टाइम मुझे उससे एनर्जी मिलती रहेगी। मैं आप लोगों की, और जो भी लाइन आपको या कोटेशन आपको उसमें क्लियर नहीं हो पाए हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स।